धन्यवाद। विवेक जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले को आप कैसे देखते हैं? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले को मैं कैसे देखता हूं, अच्छा प्रश्न है आपका, इसमें पहले भी चर्चा कर चुका हूं। पहले थोड़ा सा आपको भारत समझा देता हूं, फिर मैं हिंडनबर्ग पे आता हूं। भारत इस समय इट इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आज ये देखो कि कंट्री चेंज हो रही है, हिंडनबर्ग से उस चेंजिंग पॉजिटिव परसेप्शन पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। एक बात आप समझिएगा, पिछले 70 साल और 7 साल का कंपैरिजन, पिछले 70 साल में हमारे यहाँ लगभग $400 बिलियन का एफडीआई आया, लेकिन पिछले 7 साल में $550 बिलियन का एफडीआई आया। यानी कि जितना 70 साल में पैसा दुनिया भर ने इन्वेस्ट नहीं किया, उससे ज्यादा, कितना ज्यादा पिछले केवल 7 साल में हो गया। यानी कि आखिरी 90 महीने के अंदर 162 देशों ने लाके पैसा लगाया है। मुझे हिंडनबर्ग रिपोर्ट से सिर्फ तकलीफ इतनी है कि एक कंपनी का मामला था, इसको देश का मामला ना बनाया जाए। 2015 के बाद से हर साल रिकॉर्ड बन रहे हैं। देखिए, पहला ट्रिलियन डॉलर आजादी के 67 साल में बना भारत, दूसरा ट्रिलियन डॉलर उसके 8 साल में, तीसरा ट्रिलियन डॉलर केवल 5 साल में। कहां 67 साल में ग्रोथ आई, कहां पिछले 5 साल में ग्रोथ आ रही है। तो 2015 से अब तक हमने रशिया को पीछे कर दिया, इटली को पीछे कर दिया, ब्राजील को पीछे किया, फ्रांस को किया, यूके को किया। अब हम दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। और अगले साल तक एक्सपेक्टेड है कि विल बी द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आप देखो 2021 के अंदर हर 29 दिन में $1 बिलियन की कंपनी यूनिकॉर्न ऐड हो रही थी, लेकिन 2022 में हर 9 दिन के अंदर एक नई यूनिकॉर्न ऐड हुई है। और अब 2022 के तीसरे क्वार्टर में, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इतना अमेजिंग गया हमारे देश के लिए कि इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न केवल भारत में ऐड हुई थी। सोने की चिड़िया ने फिर से भर ली उड़ान, मगरमच्छ जल रहे हैं देखकर आसमान। वैसे सेबी ने भी हिंडनबर्ग मामले में काफी जांच की शुरुआत करी है और उनको अभी कोई गड़बड़ी का प्रमाण ऐसा मिला नहीं है, ब्लूमबर्ग ऐसा कहता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अडानी का कंधा तो बहाना है, कंट्री पर साधा निशाना है। बदलते और बढ़ते हुए भारत देश को थोड़ा सा कमजोर बनाना है। मुझे ऐसा लगता है कि परसेप्शन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। मैं हिंडनबर्ग कौन है, मैं उसको वैल्यू नहीं देता हूं। हम्म। जो चढ़ाव देखा था अडानी ग्रुप ने पिछले 3 सालों में, बताया जा रहा था कि उनके शेयर्स काफी ज्यादा उसके प्राइसेस बढ़ गए। लेकिन ऐसे में जब लगातार इसमें गिरावट आ रही है तो निवेशकों का जो भरोसा है वो भी कहीं ना कहीं डगमगाया है। कैसे संभाल पाएंगे वो इस मुश्किल दौर को? अभी बात यह है कि पिछले 1 महीने में तो खैर बहुत गिरावट आ ही चुकी है, हम्म। लेकिन अभी कल जो हम आज शूट कर रहे हैं February 28 को काफी उछाल भी आया है। 30% का वापस ग्रोथ आया है, 70,000 करोड़ रुपए उनके मार्केट कैप में ऐड हो गया है। तो ये ऊपर और नीचे का जो खेल चल रहा है, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अडानी ग्रुप का जो बिजनेस मॉडल है वो स्ट्रांग एसेट बेस का है, एसेट आज भी स्ट्रांग है। और आपने पूछा वो कैसे संभालेंगे, वो कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, वो बता देता हूं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन से, मेरी नजर से मैं ये देख रहा हूं कि 2.25 लाख करोड़ का जो कर्जा है उसमें से 1.5 लाख करोड़ का कर्जा तो पूरी तरह सिक्योर्ड है। और इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए मुझे एक अच्छी चीज लगी जो अडानी ग्रुप ने करी, वो कंपनी ने अपने फुल्ली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को कैंसिल कर दिया। जी। ये भारत का सबसे बड़ा एफपीओ होने जा रहा था। और कंपनी ने अभी लगभग 9,200 करोड़ रुपए के कर्जे को समय से काफी पहले ही खत्म कर दिया, $1.1 बिलियन। ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए किया। इसमें जो कुछ लेंडर थे उसमें क्रेडिट स्विस था, जेपी मॉर्गन था, बार्कलेज था, सिटी बैंक था। तो ये पेमेंट ड्यू होनी थी मई में इस साल के, या कुछ की ड्यू होनी थी अगले साल जनवरी 2024 तक, इन्होंने आज पैसा दे दिया। इससे थोड़ा सा वापस कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। कंपनी इस समय अपने जो लैश बोलते हैं, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, उस पोर्टफोलियो को मिनिमाइज कर रही है अगले 1-2 महीने में, अपने लोन्स को प्रीपे कर रही है और अपने शॉर्ट टर्म ग्रोथ को भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहे। तो ये अपना प्रयास तो कर रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं। बाकी ये इन्वेस्टेबल खैर पहले भी नहीं था, अडानी ग्रुप रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टेबल नहीं था, ये ओवर प्राइस था, ये तो हम जानते हैं। जी। जी, आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण से क्या सीख लेनी चाहिए अडानी ग्रुप को, या बाकी जितने भी मार्केट में लोग हैं उनको क्या कुछ इसे सीख मिलनी चाहिए? देखिए, मैंने एक शेयर मार्केट पे वीडियो बनाया था पीई का, हम्म। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। ये सबको काफी टाइम से पता था कि अडानी ओवर वैल्यूड है। अडानी ऐसी कंपनी थी ही नहीं जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। ये कोई हिंडनबर्ग थोड़ी बता रहा है, ये तो भारत के भी सारे इन्वेस्टर और मार्केट एक्सपर्ट्स को पता ही है। इनकी वैल्यूएशन जो थी अनसस्टेनेबल थी। पी होना चाहिए 20-25-30 का, जैसे आप देख रहे हो रिलायंस का 25 है, इन्फोसिस का 27 है, टीसीएस का 31 है, अडानी का 300 था, आज गिरने के बाद भी 95 है। तो अडानी ग्रुप इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। मैं तो आपको दोनों तरफ का बैलेंस्ड अप्रोच दूंगा।
हाँ, अडानी एंटरप्राइज ने पिछले कुछ सालों में एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। इन्होंने वर्ल्ड मार्केट से बहुत कर्जा लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोथ के लिए कंपनी लोन्स अगेंस्ट अपने शेयर्स को प्लेज करती है, ये एक बिग कॉन्ग्लोमरेट के लिए कॉमन चीज है, इन्होंने ऐसे ही अचीव किया इसको। एक चीज मैं कहूंगा कि मैंने इनका इंटरव्यू देखा रजत शर्मा जी के साथ, वहां इन्होंने बोला कि मैं आंकड़ों के फेर में नहीं फंसता। उससे मैं डिसएग्री करता हूं, अडानी जी आंकड़ों के फेर में जरूर फंसते हैं। इन्होंने इसीलिए किया है, अपनी अपनी कंपनी को ओवर वैल्यू बनाया है, तो ये इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। इनके लिए शिक्षा, आपने पूछा क्या होनी चाहिए, शिक्षा ये होनी चाहिए कि इनकी जो ऑडिटर्स हैं अगर वो अच्छे होंगे, जैसे हमारे ऑडिटर्स कौन है, पीडब्ल्यूसी और केपीएमजी, इनके ऑडिटर्स अच्छे नहीं थे। जैसे अर्नस्ट एंड यंग, केपीएमजी, डेलॉइट और पीडब्ल्यूसी, ये चार दुनिया के बड़े ऑडिटर हैं। रिलायंस ने ईवाई और केपीएमजी को लगाया, इन्फोसिस ने डेलॉइट को लगाया, एसबीआई या टीसीएस ने भी केपीएमजी को लगाया। तो अडानी के जो ऑडिटर हैं वो छोटी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म थे, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो उससे विश्वसनीयता पे असर आता है और उस पर अटैक भी हुआ। अब जैसे जैसे स्टॉक प्राइस गिरे, वैल्यू भी जो थी इनकी प्लेट शेयर की वो भी गिर गई। अब बैंक में और कैपिटल इन्वेस्टर के मार्केट माइंड में इनसिक्योरिटी आ गई, सबने बेचना शुरू कर दिया, सबने बेचना शुरू कर दिया, अभी गिरना और गिरना शुरू हो गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर आ गया। ये वैसे भी ये होना जरूरी था, अडानी के मार्केट जो इतना ओवर प्राइस है इसको नीचे आना भी चाहिए था। पर अगर आप ये कहो कि कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है, सब बर्बाद हो गया, भारत बर्बाद हो गया, वो सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत बहुत तेज ग्रो कर रहा है, ये भारत की उड़ती उड़ान के ऊपर प्रश्न ना उठाया जाए, बस मैं यही कहना चाहता हूं। जी, क्या आपको लगता है हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है, वो खुद के प्रॉफिट के लिए इतना बड़ा आरोप उसने जो लगाया है, क्या ये पॉसिबल है कि वो अपने प्रॉफिट के लिए बिल्कुल सभी चीजों को ताक पर रखकर इतना बड़ा वो स्टेप ले सकती है? क्या ताक पे रखे, उसका बिजनेस है ताक पे रखना, सब कुछ ताक हम्म। पे रखना। आपने ना अडानी रिपोर्ट को अगर आप पढ़ो तो उसमें डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर क्या है कि ये रिपोर्ट रिप्रेजेंट करता है हमारे ओपिनियन को, ये हमारी इन्वेस्टिगेटिव कमेंट्री है, और हम इनकरेज कर रहे हैं रीडर को कि आप अपनी जांच पड़ताल खुद कर लो। तो वो तो अपने डिस्क्लेमर में ऐसा कह रहे हैं। और जो भी उनकी रिपोर्टर्स में दो लाइनें आपको बार बार दिखेंगी, वी थिंक वी बिलीव, वी थिंक वी बिलीव, हमें लगता है ऐसा हो सकता है, हम ऐसा महसूस करते हैं ऐसा हो सकता है। उनकी एलिगेशन ओपिनियन है। हम्म। अब इस पे कोर्ट केस में टिकता नहीं है ये। उन्होंने कम से कम 8 बार वी बिलीव वी बिलीव वी बिलीव वी बिलीव वी बिलीव 8 बार बोला है। तो ये बेसिकली जहां हमें लगता है ऐसी भाषा का इस्तेमाल लग गया, वहां पर सच पर क्वेश्चन मार्क भी तो लग गया, और कोई निजी एजेंडा अपने आप जग गया। हिंडनबर्ग ने शॉर्ट पोजीशन लिया था अडानी के अगेंस्ट। ये वो लोग हैं जो आदमी को गिरा के कमाते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो आदमी को कमा करके कमाता है कि भाई आदमी आप मेरे साथ काम करो, आप कमाओ तो मैं कमाऊंगा। लेकिन हिंडनबर्ग ऐसा है कि जब तक सामने वाला बर्बाद नहीं होगा इसकी कमाई नहीं होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। शॉर्ट सेलर का मतलब यही होता है कि आपकी बर्बादी से मुनाफा मिले। तो हिंडनबर्ग, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कोई मैं एलिगेशन थोड़ी, ये हिंडनबर्ग खुद भी बोलता है ना। इनकी रिसर्च बैकवर्ड गोल सेटिंग पे होती है कि 100 रुपए की चीज जब 70 की हो जाएगी तो उस 30 रुपए में मुनाफा कमाऊंगा। ये पहले कंक्लूजन पे पहुंचता है, फिर सारे हथखंडे अपनाता है कि 100 की आइटम को मैं 50 कैसे कर दूं, 70 कैसे कर दूं। मोटा मुनाफा, मोटी कंपनी। अडानी इनके लिए अब तक की सबसे बड़ी कंपनी थी जिस पर इन्होंने अपना दांव खेला था। इस मकसद को पूरा करने के लिए 2 साल तक इन्होंने मेहनत करी है। अनयूजुअल नंबर जो थे अडानी की ग्रोथ के, उसको अपॉर्चुनिटी बनाया। जैसे अडानी के शेयर की जो 7 कंपनियां थी वो 800% ग्रो कर रही है पिछले 3 साल में, तो वो उसको इन्होंने अपॉर्चुनिटी बना लिया। अब बाकी इनकी जो ग्रोथ थी वो कर्जे से फंडेड थी, तो जो बिजनेस में किया ही जाता है। तो अडानी जो है कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहा, कंपनी का कर्जा बढ़ा, रिजल्ट आने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन स्टॉक ओवर वैल्यूड था। अब आप ये कहो कि भाई उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, सब कुछ ताक पर, उनका मेन बिजनेस, कोर बिजनेस ही यही है तो सब कुछ ताक पर रख के सामने वाले को गिराएं, और जितनी गिरावट आए उसमें वो कमाएं। इन्होंने क्या किया ना, देखो आप, एफपीओ आने से 2 दिन पहले अपनी रिपोर्ट रिलीज करी। बिल्कुल टाइमिंग चेक करो आप कि एफपीओ में ये बर्बाद हो जाए, इन्होंने एफपीओ फिर से बढ़िया निकाल दिया। सो अडानी के अगेंस्ट शॉर्ट पोजीशन लेकर के इन्होंने मिलियंस बिलियंस कमाए हैं। शॉर्ट सेलर का मोडस ऑपरेंडी ऐसा ही होता है, और उसको देख के लगता है कि इन्होंने ऐसा किया है। जी, डॉक्टर विवेक जी, रिपोर्ट के बाद से शेयर मार्केट दबाव में है, अदानी ग्रुप के शेयर लगातार टूट रहे हैं, इसका असर निवेशकों पर पड़ रहा है, भारी नुकसान झेल रहे हैं सभी निवेशक, बाकी सेक्टर्स भी इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में बाजार में भारतीयों से लेकर विदेशी पैसा लगाने से कतरा रहे हैं। इस पूरी चीजों को, इन पूरी चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने क्या बोला, भारतीय से लेकर विदेशी तक पैसा लगाने से कतरा रहे हैं। आपका क्वेश्चन यही है कि विदेशी भी अब पैसा नहीं लगाना चाहते, भारतीय भी अब पैसा नहीं लगाना चाहते शेयर मार्केट में, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। वही तो मैं बोल रहा हूं कि ये सब नौटंकी नहीं किया जाए।
इससे दुनिया भर से जो पैसा आ रहा है, जो पैसा लगाया जा रहा है, उस पर असर पड़ रहा है। फिल्म देखते हो आप, फिल्म में 3 चीजें होती हैं, पहली होती है एंटरटेनमेंट, दूसरी होती है एंटरटेनमेंट, तीसरी होती है एंटरटेनमेंट। ऐसे ही इकोनॉमी में, शेयर मार्केट में परसेप्शन परसेप्शन परसेप्शन, परसेप्शन पे चलता है सब कुछ। अडानी रिपोर्ट से पहले भी तो कहीं इनमें कौन था रिटेल इन्वेस्टर? अडानी में तो था ही नहीं कोई भी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा लगा था, केवल 3% ही तो रिटेल इन्वेस्टर थे। पैसा डूबा किसका? तो जी नॉन अडानी जो निफ्टी 50 कंपनीज हैं, उसमें 7-8% तक रिटेल इन्वेस्टर जाता है। यहां तो 50% से कम था। गवर्नमेंट जो है हमेशा अब इनके ऊपर क्या लगता है भाई आरोप कि मोदी ने मदद करी इनकी? मैं तो कह रहा हूं मोदी ने मदद करी तो बहुत अच्छा किया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो उनको भी यही करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बने तो उनको भी यही करना चाहिए। ममता बनर्जी बने तो उनको भी। अपने बिजनेसमैन की मदद नहीं करोगे तो किसकी करोगे? चाइनीज गवर्नमेंट कितना एक्टिवली मदद कर रही है। एडवांस 5G डील से लेकर के, हुआवे से लेकर प्रमोट करने से लेकर, बॉर्डर और रोड इनिशिएटिव से लेकर के, चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी को चाइना प्रमोट करती है। चाइना गवर्नमेंट एक्टिवली इनको सपोर्ट करती है। इसीलिए उनका मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा और टेक कंपनी में 50% से ज्यादा एफडीआई उनका इसीलिए आया है। यूएस को देखो आप, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वॉलमार्ट, फेसबुक, ये सब क्या है? इनके लिए साइनिंग किया उन्होंने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट 20 से ज्यादा देशों के साथ में। इनकी लॉकहीड मार्टिन एक कंपनी है, उसको उन्होंने आगे बढ़ा। तो ये दुनिया भर में जो बुद्धिमान देश है वो अपने बिजनेसमैन को आगे बढ़ाते हैं, पूरी दुनिया में लेकर के जाते हैं। अगर मोदी जी लेके गए इनको, तो अगर राहुल गांधी जी आप आए तो आपको भी लेके जाना चाहिए। मैं तो कहूंगा कोई भी आ जाए, अखिलेश यादव की सरकार बने कल को, उनको भी यही करना है। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ये सब चेहरा है अमेरिका का, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का चेहरा है। तो अगर मोदी जी ने सपोर्ट किया, बिल्कुल ठीक, उन्हें करना चाहिए था। इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी आए उन सबको करना चाहिए। ये एंटरप्रेन्योर और बिजनेस की ग्रोथ की नजर से देखते हैं। मैं किसी को डिफेंड करने नहीं आया। मेरा एजेंडा है बिजनेस और बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करना, ताकि इकोनॉमी प्रोटेक्ट हो। आप 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल मिला है, इंटेंट आ गया यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अब तन्वी आपने देखा 32 लाख 33 लाख करोड़ का इंटेंट आया है। अगर परसेप्शन हम खराब कर देंगे, और जो आपका प्रश्न था कि विदेशी भी पैसा नहीं लगाएंगे, तो भाई साहब ये 32 लाख करोड़ आएगा ही नहीं हमारे यहाँ पे। अभी आया थोड़ी, इंटेंट आया ना कि भाई हम देने को तैयार है। मैं तो कहता हूं कि अगर ये परसेप्शन ठीक रखें और उससे केवल 20% यानी कि 7 लाख करोड़ भी आ गया उत्तर प्रदेश में, तो वो उत्तम प्रदेश बन जाएगा। अरे पति पत्नी में झगड़ा होता है, केस कोर्ट में जाता है, जज का जजमेंट तो 2 मिनट का है, बाकी दुनिया मजे ले रही होती है। आपका बिजनेसमैन के साथ दिक्कत है, भारत की इज्जत क्यों उतारते हो? इसलिए इकोनॉमी में परसेप्शन पॉजिटिव होना चाहिए और सरकार को बिजनेस फ्रेंडली अप्रोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी, इस पूरे मामले में आपने शुरुआत में भी कहा कि सेबी ने भी अब कह दिया है कि ज़्यादा कुछ संदिग्धता नहीं उन्हें लग रही है इस पूरे मामले में अडानी ग्रुप की तरफ से। तो आपको क्या लगता है रेटिंग एजेंसी की भूमिका को लेकर आप क्या कहेंगे? ना केवल जो सेबी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो भी इस पर अपनी टिप्पणियां दे रही हैं। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? रेटिंग एजेंसीज, मैं ऐसा कहूंगा कि देखो, चलो अब फिच, मूडी, एस&पी, ये सब बड़ी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं। 1 2 3 रैंक है इनकी दुनिया में। फिच और मूडी को आप देख लो तो ये कहते हैं कि एक्सपोजर जो है बैंक का अडानी ग्रुप का बहुत बड़ा नहीं है, ये किसी क्रेडिट क्वालिटी को डैमेज नहीं करता। एस&पी क्या कहता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये कहता है अडानी ग्रीन के जो डेट है वो पूरी तरह सिक्योर है। रिंग फेंस्ड एसेट बोलते हैं इसको। तो ये सफिशिएंटली प्रोटेक्ट कर रहा है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को। मूडी भी क्या कह रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक का एक्सपोजर है, प्राइवेट सेक्टर का नहीं है, लेकिन जो उनका एक्सपोजर भी है, मान लो एसबीआई का है, तो उनकी लोन बुक का 1% से कम है। यानी कि वो जितना पैसा देते हैं उसका 1% से कम पैसा ही इन लोगों ने अडानी ग्रुप को दिया है। तो अडानी की कंपनियों की कुछ रेटिंग में फर्क तो आया है, मार्केट में क्या किया है, इसलिए फर्क आना ऑब्वियस था। लेकिन धीरे धीरे रेटिंग में सुधार भी आ जाएगा। अब डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जो है आउटलुक अपना अडानी के ऊपर कोई ऐसा दिया नहीं नेगेटिव अभी तक। एस&पी में 10 में से 2 को, इनकी कंपनियों को, इनकी 10 कंपनियां हैं, तो उनमें से इन्होंने अडानी पोर्ट को, अडानी इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा नेगेटिव दिया है रेटिंग। मूडी ने भी इनकी 10 में से 3-4 कंपनी को थोड़ा रेटिंग खराब दिया है। लेकिन ये भी पूरे पोर्टफोलियो को कोई नेगेटिव रेटिंग नहीं दे रहा है। प्राइमरीली ये रैपिड डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हुई है, तो इन्होंने फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का रेटिंग पे इंपैक्ट दिया है। ओवरऑल सबका ये कहना है कि अडानी के बिजनेस इस समय प्रोटेक्टेड है। हाँ, सेबी का भी रिस्पॉन्स उतना स्विफ्ट नहीं रहा है, सेबी को और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सेबी अभी तक अपनी रिसर्च में लगा रहा है। वो कहते हैं कि भाई हम लोग क्रेडिट एजेंसीज की रिपोर्ट्स को भी इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो थोड़ा समय ले रहे हैं, जिसके लिए आपका ये प्रश्न है। तो इंटरनल एजेंसी सेबी को थोड़ा सा और तेज इस पे जवाब देना चाहिए। जी। लगातार आप भारतीय इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले के कारण हमारी इकोनॉमी पर वार किया जा रहा है वो भी आपका मानना है। तो आपको क्या लगता है भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ के रास्ते में बढ़ने के लिए किन चीजों पर फोकस होना चाहिए? पहले भारत को समझो, भारत जो है ना बहुत तेज ग्रोथ पे लगा हुआ है। इस समय सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट प्रेजेंस है इंडिया के अंदर। जी। तन्वी,
3 नए भारतीय हर सेकंड में इंटरनेट ज्वाइन कर रहे हैं। हर सेकंड मतलब हर क्षण, हर पल 3 नए भारतीय इंटरनेट ज्वाइन कर रहे हैं, और उन 3 में से 2 गांव से आते हैं। 11% दुनिया की पॉपुलेशन हमारे गांव में रहती है जो इंटरनेट पे आ रही है। ये कितना फर्क आने वाला आप समझ लीजिए। जितनी देर में मैंने ये बात करी है ना, उतनी देर में अब तक लगभग 12 लोग इंटरनेट में और आ गए हैं। अब मैंने इतनी बात आपसे बोली, 3 लोग इंटरनेट और ज्वाइन कर गए हैं, और इतना बोलने पे फिर 3 ज्वाइन कर गए। यानी कि भारत में लगातार इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। और इंडिया में दूसरी चीज समझिए, ह्यूमन रिसोर्स में आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है, यानी कि सबसे ज्यादा मैन पावर है। और जब तक भारत 100 साल का होने वाला है, 1947 से 2047, जब भारत 100 साल का हो जाएगा, दुनिया का 21% मैन पावर भारत में होगा। तो अगर इतनी बड़ी मैन पावर है और इंटरनेट पेनिट्रेशन है, तो इनको स्किल चाहिए, और स्किल है तो फिर क्या मुश्किल है, बस इनको काम करने लायक बना दे। और दूसरा, और फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन बिजनेसेस को इंडियन पॉलिसीज को प्रोटेक्ट करते हुए, इंडियन बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हुए दुनिया भर से पैसा और बिजनेस यहाँ आए, फट से इकोनॉमी ग्रो करेगी अगर ये मैन पावर रेडी हो गई हमारी। तो इस मैन पावर की रेडीनेस पे काम करना चाहिए और दुनिया भर के बिजनेस को लाना चाहिए। इसीलिए जब कोई अडानी की बात करता है तो मैं कहता हूं भारत की परसेप्शन को मत बिगाड़ो। धन्यवाद। जी, जैसे आईएमएफ और दूसरी संस्थाएं हैं वो भारत पर काफी विश्वास जता रही हैं, क्या आपको लगता है उसी तेजी से विश्व पटल पर वो अपना नाम दर्ज करा पाएगी? आप भारत के लिए पूछ रहे हैं, भारत विश्व पटल पे अपना नाम दर्ज करा पाएगा? जी जी बिल्कुल। भारत क्यों नहीं करा पाएगा? भारत तो विश्व पटल पे नाम दर्ज करा चुका है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने क्या बोला कि भारत में जो सन 2000 के बाद का पैदा हुआ बच्चा है, इस समय जो मेरा कैमरामैन है वो सन 2000 के बाद पैदा हुआ है, ये आदमी अपनी लाइफ में 2 करोड़ रुपया खर्च करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि 140 करोड़ लोग भारत में 2 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, ये 2800 लाख करोड़ से ज्यादा। तो आप मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। भारत में पॉपुलेशन का बेनिफिट भी बहुत है। आज 192 देशों में हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यानी कि हमने 187 देशों को पीछे भी तो किया है। फॉरेन रिजर्व में हम 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसके पास में आज फॉरेन रिजर्व इतना है। क्या हुआ? पाकिस्तान खत्म, नेपाल खत्म, बांग्लादेश खत्म, श्रीलंका खत्म। साउथ एशिया में तो हम सबसे मजबूत है। आईएमएफ आईएमएफ के चीफ कहते हैं कि इंडिया एक ब्राइट स्पॉट पे बैठा है। 15% दुनिया का इकोनॉमिक आउटपुट इस साल भारत देने वाला है। दुनिया का 15% इकोनॉमिक आउटपुट। देखो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कहते हैं कि इंडिया तो 8% पे ग्रो करेगा। ये राइट टाइम है इंडिया के लिए। चाइना, यूएस 1% पे ग्रो कर रहा है, चाइना 4.25% पे ग्रो कर रहा है, जापान 1.5% पे ग्रो कर रहा है। भारत के लिए एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 8%। यानी कि आप ये देखो ना कि अमेरिकन, यूके, फ्रेंच प्रेसिडेंट आज टाटा ग्रुप को धन्यवाद कर रहे हैं एयरक्राफ्ट की जो उन्होंने आकर के डील्स करी हैं। आज आप देखते हो कि इंडिया फोर फ्रंट पे है, कर्जा उतारने के लिए मदद कर रहा है श्रीलंका की, अफ्रीका की। जहां पाकिस्तान $1 बिलियन किसी से मांग रहा है, हमारे यहाँ देखो $1 बिलियन की कंपनी हर 3 दिन में नई पैदा हो जाती है। तो विश्व पटल में हम अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। बस अब एफिशिएंटली ग्लोबल ट्रस्ट और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को लेना है। चाइना +1 स्ट्रैटेजी चल रही है दुनिया में कि चाइना और चाइना के अलावा इंडिया, ये 2 इकोनॉमी को देखा जा रहा है नए बिजनेस में घुसने के लिए। सो हम लोग और हमारे ग्लोबल फुटप्रिंट अब बहुत मजबूत होने जा रहे हैं। वी आर डूइंग वेरी वेल। जी बिल्कुल। भारत के पोटेंशियल को पोटेंशियल का सभी लोहा मान रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों का बिजनेस के प्रति भी रुझान बढ़ रहा है। आप बिजनेस या स्टार्टअप कल्चर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिजनेस स्टार्टअप कल्चर को लेकर मैं कहूंगा कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है। 77,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर हो चुके हैं। $400 बिलियन की इनकी वैल्यूएशन है। आपको मैंने बताया नहीं रेफरेंस क्या है। पाकिस्तान $1 बिलियन मांग रहा है, हमारे यहाँ केवल छोटे छोटे स्टार्टअप ही $400 बिलियन के हो गए हैं। इंडिया में 13 करोड़ एमएसएमईज हैं। हमारी 40% मैन पावर को, ये 40 करोड़ लोगों को हमारे देश में नौकरी दे रहे हैं जो हमारे एमएसएमई छोटे व्यापारी हैं। तो इस समय इंडियन जीडीपी का 2/3 डोमेस्टिक डिमांड यहीं से ही कंज्यूमर। इंडिया बहुत बड़ा खुद का कंज्यूमर भी है। तो जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर आएंगे, हमारा ग्लोबल डोमिनेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा। मैं आप ये चाहूंगा कि जब भी कोई स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम करने आता है, तो उसको ग्रोथ एट एनी कॉस्ट नहीं करना चाहिए। उसको टॉप लाइन यानी रेवेन्यू, बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट, इन दोनों पे ध्यान रखना चाहिए। पिछले 1 साल में कुछ गड़बड़ी भी हुई है भारत में। बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे थे जो केवल ग्रोथ 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 पे लगे रहे। तो पेटीएम इसीलिए गिर गया, नाइका इसीलिए गिर गया। जैसे ही आईपीओ पे जाते हैं ये लोग गिर जाते हैं। तो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल होना चाहिए जिसमें कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट तीनों हो। ये नहीं कि केवल ग्रोथ होती रहे। तो कैश और प्रॉफिट नहीं हुआ। देखिए ना ओयो के साथ भी क्या हुआ, $10 बिलियन पार करके फिर $4 बिलियन पे आ गए वो। तो जब ये तीनों चीजें मजबूत होंगी तभी हमारे जो है स्टार्टअप्स आगे जाएंगे। जी
जी, विवेक जी, अगर कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है, उसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आपके अनुसार, और एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपका मंत्र क्या होगा? नए बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो उसका थोड़ा व्यू पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि मैं प्रोडक्ट ऐसा बनाऊं जिसके लिए कस्टमर एडवांस में पैसा दे दे, लॉन्च से पहले दे दे, या लॉन्च कर दूं तो तुरंत दे दे। ऐसा माल ना बनाना शुरू कर दूं जिसका पैसा 3 महीने 6 महीने बाद आए माल बेचने के। तो पहला ये प्रश्न का उत्तर होना चाहिए आपके पास में, कस्टमर हम्म। का इंटरेस्ट होगा तभी बिजनेस में आपकी ग्रोथ आएगी। अब इसमें, अब अगर मैं और गहरा उतरता हूं क्योंकि मैं स्टार्टअप्स के लिए काम करता हूं, तो जी। पहली चीज, वो जब बिजनेस शुरू करते हैं तो अपने रेवेन्यू मॉडल को कई बारी कमजोर छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं लेकर के आते, वही काम करते हैं जो सारे कर रहे हैं। अरे ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, अरे हम भी कर देंगे भैया, क्या बात कर दी, हम्म। इसने पकौड़ी लगाई, इसने भुट्टे के स्टॉल लगाया, इसने फल फ्रूट का स्टॉल, हम भी लगा देंगे। साधारण उदाहरण में बोल रहा हूँ। या हम्म। फिर लो कॉस्ट मार्केटिंग नहीं कर पाते, बड़ा पैसा खर्च करते हैं। कई बार अगर ऐसा बिजनेस है जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस है तो लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कई बार हम लोग कंपटीशन को समझ नहीं पाते, आउट कम्पीट हो जाते हैं। या पार्टनर्स कभी ठीक नहीं होते, पार्टनर्स का संबंध भी, को फाउंडर्स का संबंध भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो फाउंडर को फाउंडर देखें कि भाई मेरी ताकत है एक्स, इसकी ताकत है वाई, हम दोनों मिल जाएंगे तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई नहीं होगा। लेकिन हम लोग ऐसे लोग ढूंढते हैं जो मेरी तरह सोचता हो, मेरी तरह करता हो, जो मैं करता हूँ वो भी वही करता हो। तो अगर ये दोनों मिलके वही करेंगे तो उनको वही मिलेगा जो पहले से मिल रहा था। तो पार्टनर को फाउंडर ठीक होना चाहिए। आप कैश बर्नआउट ना हो, मॉडल को ऐसे बना के रखें, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस एक्सेलेंट हो। ऐसा धंधा बनाइए कि आपको इन्वेस्टर को चेज ना करना पड़े, बस कस्टमर अपने आप ही पैसा दे दे, कस्टमर ही आपका इन्वेस्टर बन जाए। पार्टनरशिप अलायंसेस भी करने चाहिए। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज से ज्यादा अच्छा है कोलैबोरेटिव एडवांटेज। क्या मेरा कोई पार्टनर बन सकता है, जैसे मैकडोनल्ड्स का पार्टनर कोका कोला है, डोमिनोज पिज्जा का पार्टनर पेप्सी है, क्या जी। आपका कोई पार्टनर बन सकता है? इसके अलावा बीसी बिजनेस में घुसिए जहां पैशन है, पैशन और पैसे में पैशन को ऊपर रखिए। हाँ, ये देखिए कि मैं टारगेटिंग पोजीशनिंग ठीक करूं, कर्जे के धंधे में ना चले जाऊं, प्रॉफिट और कैश फ्लो ठीक हो, मेरा फोकस बना रहे। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में हूं तो इन्वेंट्री मेरी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बताई हैं। अगर ये व्यूअर देख रहे हैं तो इनको वीडियो को घुमा के भी देखना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल, डॉक्टर बिंद्रा, आपसे तो सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, क्योंकि आप लगातार बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़े लोगों को मेंटर भी करते रहे हैं। ऐसे में ये वक्त तो बहुत ही कम है आपसे इन सब चीज़ों के बारे में सीखने और जानने का, लेकिन आपने इतना वक्त निकाला और अडानी मामले से संबंधित हमारे सवालों के जवाब दिए, अपना व्यू पॉइंट हमारे बीच रखा, साथ ही बिजनेस और स्टार्टअप को लेकर भी हमें गाइड किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।